प्यारे विद्यार्थियों, @uni प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, क्लास 11th की फिजिक्स। चैप्टर हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ तथ्य ऐसे हैं जो जीवन भर हमारे काम आने वाले हैं। इसी चैप्टर में हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि कभी कभार आप लोगों ने हो सकता है किया भी हो, जब बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर के उसको हम हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पानी जो है नीचे नहीं गिरता है। क्या कारण है? कौन सा बल है? क्यों नहीं गिरता है? ये सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है सर्कुलर मोशन। सबसे पहले जानेंगे कि ये वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्तीय गति होती क्या है? परिभाषा लिखेंगे वृत्तीय गति की। एक्चुअल में होता क्या है? रजरेखीय गति में भी गति के प्रकार में आप लोगों ने वृत्तीय गति पढ़ लिया है। परिभाषा क्या होती है वृत्तीय गति की? जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है या कोई पिंड किसी के बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। लिख लेंगे कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ के चारों ओर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है। यहीं पे एक परिभाषा आप यह भेज सकते हैं कि जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर या उसकी परिधि के चारों ओर गति करता है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिख दीजिए, सही रहेगा। नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति। ये एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? अंग्रेजी बोले तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन में होता क्या है कि जो भी पार्टिकल होगा उसकी स्पीड फिक्स रहेगी। उसकी स्पीड क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। बस उसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। कहने का मतलब ये है उसकी चाल स्थिर रहेगी, वेग बदलता रहेगा। वेग क्यों बदलेगा? क्योंकि उसके गति की दिशा लगातार बदलती रहेगी। इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। परिभाषा अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर अचर चाल से, किस चाल से? अचर चाल से गति करता है। अचर चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसकी स्पीड क्या रहती है? अचर रहती है, डायरेक्शन बदलता रहता है। और वो जो जिस पथ पर गति करती है वो सर्कुलर भी होता है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना,
ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, इससे बेस्ट एग्जांपल आपको कोई नहीं मिल सकता है। या फिर जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम बच्चे क्या करते हैं कि कोई धागा लेंगे, धागा में कोई छोटा सा पिंड बांध करके उसे गोल गोल ऐसे घुमाते हैं। तो इस प्रकार जब गोल गोल घुमाया जाएगा तो वो जो पार्टिकल होगा, जिस पार्टिकल को आपने बांध रखा है, उसकी जो गति होगी वो कैसी गति हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ये हो गया एक समान वृत्तीय गति। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये कोई क्या है, सर्किल है। अब इस पे कोई पार्टिकल गति कर रहा है, तो जब इसके परिधि पे सरकमफ्रेंस पे कोई पार्टिकल गति करेगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे वो गति कर रहा है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। जिसमें इस वृत्तीय गति की खासियत क्या होती है, अगर इसका सेंटर ये है तो इस पे जब कोई पार्टिकल गति कर रहा होगा तो जो वेग की दिशा होगी, इस पर एक बल लगेगा, बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। और यहाँ जो वेग होगा, वेलोसिटी इसकी जो होगी, प्रत्येक पॉइंट पर परिधि के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके बीच में, तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर खींचेंगे ऐसे त्रिज्य सदिश के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। प्रत्येक परिस्थिति में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसके कारण पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसकी परिधि पर गति करता रहता है। ठीक है, तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। सबसे पहले परिभाषा सीखेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परिभाषा क्या होगी कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड का किसी क्षण प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच में, यानी दो स्थितियों के बीच में जितने डिग्री घूम जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, वृत्तीय गति करते हुए कोई पिंड, वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड, किसी क्षण अपने प्रारंभिक त्रिज्य सदिश के सापेक्ष, प्रारंभिक त्रिज्य सदिश के सापेक्ष, जितने कोण पर घूम जाता है, उसे पिंड का कोणीय विस्थापन कहते हैं। पिंड का कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं भाई, तो इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा फिगर बना करके हम लोग देखेंगे।
ये मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूवमेंट अपना दिखा रहा है, ये इसका सेंटर हो गया। मान लीजिए अब ये t1 समय में, ये मान लीजिए इसकी प्रारंभिक स्थिति P है, t1 समय में यहाँ पे था, इसका विस्थापन जो था तो वो क्या था, θ1 था। सेकेंड कंडीशन में ये क्या हुआ, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो इसका इस P से जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, θ2 हो गया। अब ये कितना समय लगा, t2 समय। अब मान लीजिए हमको निकालना क्या है कि t1 t2 समय में इसके कोण में कितना चेंज हुआ, तो t2 माइनस t1 कर देंगे। ये स्थिति देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, तो t2 माइनस t1 समय के दौरान इसका जो कोण चेंज हुआ वो क्या हुआ, θ2 हो गया, पहले θ1 था, तो ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू। अब अगर इस पथ की त्रिज्या r है और ये जो मोमेंट यहाँ पे हुआ है ये वाला, इस आर्क की लंबाई अगर डेल्टा यस, आर्क की लंबाई क्या हो, डेल्टा यस। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है वो आर्क अपान रेडियस होता है। किसी भी सर्किल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क अपान रेडियस होता है, निश्चाप बटे त्रिज्या होती है। तो इसको अगर हम डेल्टा यस मान लें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यस बटे आर हो जाएगा। अब ये θ2 θ माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यस अपान में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का रियल में कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एस है वो भी आर्क जो होगी ये भी लेंथ ही होती है, मीटर हो जाएगा, रेडियस आर है वो भी लेंथ होगा, मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। वर्चुअल में इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और ये जो क्वांटिटी है ये भी एक बीमाहीन राशि होती है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जो कोणीय विस्थापन है, क्योंकि कोण को रेडियन में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, इसलिए कोणीय विस्थापन जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन कि इसका मात्रक रेडियन होता है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, तथा यह एक बीमाहीन राशि है, तथा यह एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा, और ये कैसी राशि होगी, बीमाहीन राशि होगी। यहाँ पे जो डेल्टा यस है वो क्या है, ये वाली दूरी है। t2 माइनस t1 समय में वृत्त की परिधि पर चली गई, वृत्तीय पथ की परिधि पर चली गई दूरी, ठीक, ये हो गया। तो ये आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन हो गया। ठीक, अब जब कोणीय विस्थापन हम पढ़े हैं तो कोणीय विस्थापन के साथ साथ में आपको पढ़ना होगा कोणीय वेग। क्या पढ़ना होगा, कोणीय वेग पढ़ना होगा। कोणीय वेग, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, कोणीय वेग इसको कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी, एक लाइन में परिभाषा होगी। जैसे वेग की परिभाषा आई थी क्या, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम लोग वेग कहते हैं, ऐसे ही कोणीय वेग में चूंकि आगे शब्द कोणीय लग गया, एंगुलर लग गया, तो क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। सिंपल रिलेट करके पढ़ेंगे, चीजें आसान लगेंगी, अच्छी लगेंगी, समझ में आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। कोणीय वृत्तीय गति करते हुए, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन
विस्थापन परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लें कि यदि डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा टी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है तथा बीमा T-1 हो। टी पावर क्या होगा, -1 होती है। क्यों, क्योंकि ये कोणीय विस्थापन है, इसकी कोई बीमा होती नहीं है, समांतराल है, समांतराल की बीमा टी होती है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कोणीय वेग की बीमा क्या हो जाएगी, कोणीय वेग की बीमा हो जाएगी T-1 हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें जो कोणीय विस्थापन होगा टोटल फिक्स रहता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए भाई, ये मान लीजिए सर्कुलर कोई सर्किल है, कोई क्या है, सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है। चलो इसका कलर हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आ रहा हो, इसको चेंज कर देंगे कलर। ये कोई सर्कुलर पाथ है। अब इस पे जब गति करेगा तो मान लीजिए यहाँ से कोई पिंड चला, ये इसका हो गया सेंटर, यहाँ से कोई पिंड चला, अब ऐसे चल करके आकर के ये यहीं पे पहुंच जाए, तो इसके द्वारा जो टोटल कोणीय विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। भाई पूरा ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कुल जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। पाई इज इक्वल टू यानी टी टू 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि कण का आवर्तकाल या ऐसा लिखे भाई, थोड़ा सा आवर्तकाल शब्द से हो सकता है अभी आप लोग ना परिचित हो। यदि कण एक चक्कर कैपिटल टी समय में लगा रहा हो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपान टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान टी हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपान टी हो जाएगा। ठीक, ये होगा। अब ध्यान से देखिएगा, टी है आवर्तकाल और टी बराबर होता है 1/n
यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एन हो जाएगा। अब ये एन क्या चीज है भाई, जहां एन कण की आवृत्ति है, कण की आवृत्ति है। दो चीजें नहीं आई हैं, एक ही आवृत्ति। अब एक चक्कर टी समय में लगाता है तो टी इज इक्वल टू होता है आवर्तकाल, टी इज इक्वल टू क्या होता है आवर्तकाल ये, और पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यहाँ पे इन दोनों चीजों के बारे में, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होती है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आवर्तकाल। क्या लगाएंगे भाई, आवर्तकाल, जिसको अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। समझते हुए चलेंगे। परिभाषा क्या होगी, वृत्तीय गति करते हुए कोई पिंड एक चक्कर जितने समय में पूरा कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। वृत्तीय गति करते हुए कोई पिंड एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है, समय में पूरा करता है, उसे पिंड का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा भाई, फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान में ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान में ओमेगा। अगला जो पॉइंट हम लिखे थे, क्या लिखे थे भाई, आवृत्ति लिखे थे, इसको भी सीख लेते हैं। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, आवृत्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्या चीज होती है, वृत्तीय गति करते हुआ कोई पिंड, वृत्तीय गति करते हुए पिंड द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं एफवी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक SI मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यानी फार्मूला इसका क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 अपान में t होगा। n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान में t। तो ये जो दो टर्म हमने यूज किया था, क्या, एक आवृत्ति और एक आवर्तकाल, ये दोनों टर्म हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म को क्या पढ़ना है भाई, नेक्स्ट पढ़ना है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। नेक्स्ट पढ़ना है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा
तथा रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये चीज हमको मिला था ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डेल्टा थीटा अपान डी थीटा। ये अब यहीं पर हम क्या लिख लेते कि यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो, डेल्टा टी क्या हो, अति सूक्ष्म हो, मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी में जो परिवर्तन है वो जीरो के नियर अबाउट में हो, तब हमारा ये जो ओमेगा है ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपान डी टी हो जाएगा। अब ये जो डी थी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी होता है, इसको कहते हैं तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, कोणीय वेग कहते हैं। हम लोग उठाएंगे इस जो अभी हम लोगों ने हेडिंग लिखा है उसको कहाँ से लेकर के चलेंगे, यहाँ से लेकर के चलेंगे। कैसे लेकर के चलेंगे ये ध्यान से देखिएगा। मान लेंगे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए क्या जानते हैं भाई, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा टी होता है। और सिंस में क्या, अभी हम लोगों ने सीखा था कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान में आर होता है, जहां आर क्या होगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी, डेल्टा एस क्या होगी, उसके सरकमफ्रेंस पे गिवन टाइम ड्यूरेशन के दौरान चली गई दूरी होगी। इसको उठा करके इसमें रख देंगे। जब इसको उठा करके इसमें हम रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान में आर और पूरे का बटा डेल्टा टी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ओमेगा, 1 अपान आर को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपान में डेल्टा टी, ये आर यहाँ नीचे आएगा, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अच्छा, जब हम लोग रेखीय गति पढ़ रहे थे तो बी इज इक्वल टू यही तो आया था, डेल्टा एस अपान में डेल्टा टी, दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और ये रेखीय वेग पढ़ रहे थे तो बी इज इक्वल टू यही आया था कि नहीं आया था, तो इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान आर बी, लिख देंगे सिंस ये बी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, मीन्स रेखीय वेग बराबर क्या होगा, दूरी परिवर्तन बटे समांतराल। थोड़ा आर को इधर लेकर के चले जाएंगे तो बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, आर ओमेगा मिल जाएगा। बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर ओमेगा मिल जाएगा। तो यही होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। यही क्या होता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है। ठीक है, लिख लेंगे यही कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध है। ये हो गया बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोणीय त्वरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय त्वरण, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखेंगे, ज्यादा तामझाम नहीं। जैसे रेखीय त्वरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेग परिवर्तन की समय दर को वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे इसमें क्या लिखेंगे भाई, कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या लिखेंगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग
परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपान में टी हो जाएगा। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपान में डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये फार्मूला कहीं पे यूज नहीं होता है। अल्फा के लिए अलग अलग फार्मूले बने हुए हैं जो कि क्या करते हैं, हम लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब इसमें जो पहला फार्मूला यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे आर। एक ये यूज किया जाता है, अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू क्या यूज किया जाता है, आर ओमेगा स्क्वायर यूज किया जाता है। ये दो फार्मूले यूज किए जाते हैं। इसी में साथ साथ ये किया जाता है कि रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध आता है। इसको कहां से देखेंगे भाई, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध b इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े। b इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आर ओमेगा पढ़े हैं। तो इसका क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन कर दें। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, dp अपान dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपान dt हो जाएगा। आर डी ओमेगा अपान में क्या हो जाएगा, dt हो। तो देखिएगा ये जो db अपान dt होगा ये क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण, और डी ओमेगा अपान dt क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आर अल्फा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। मीन्स जो कोणीय त्वरण होता है जैसे b इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ऐसे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। रेखीय त्वरण इज इक्वल टू जो वृत्तीय पथ की रेडियस होगी और उसमें कोणीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, सिंस db अपान dt इज इक्वल टू ए रेखीय त्वरण और dw अपान डी ओमेगा है ये भाई, डी ओमेगा अपान dt इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कोणीय त्वरण। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल,
अभिकेंद्र बल भाई ये क्या चीज है, ये कौन सी बल है? इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। एक लाइन की परिभाषा इसकी भी है, क्या है? वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, अब केंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल कहलाता है। अब ये अभिकेंद्र बल बराबर होता क्या है भाई? तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण। अब आप कुछ लोगों के मन में आएगा कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? तो जो कोणीय त्वरण हमारा होता है इसी को अभिकेंद्र त्वरण भी कहा जाता है। अब मान लीजिए बल को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गति करने वाला द्रव्यमान जो है पिंड, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, अभिकेंद्र त्वरण क्या है? अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? m अल्फा। अब F इज इक्वल टू अल्फा, इसका मान एक बार लिखे हैं b²/r, तो ये क्या हो जाएगा? mb²/r हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक बार इसका मान हम लोग लिखे थे r⍵², तो ये mr⍵²। ये हो गया हमारा अभिकेंद्र बल। ये क्या हो गया? अभिकेंद्र बल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल परिभाषा सीखा। नेक्स्ट क्लास में यानी इसके पार्ट 2 में इस चैप्टर की जो भी और प्रमुख चीजें होंगी उसको भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।